हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और पॉलिटी के लेक्चर को पढ़ रहे होंगे। ये पॉलिटी का आई थिंक 10th लेक्चर होगा, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, अपने पार्ट्स पढ़ लिए थे, हमने सोर्सेस पढ़ लिए थे कॉन्स्टिट्यूशन के। अब हम पढ़ने वाले हैं शेड्यूल के बारे में। अब शेड्यूल क्यों बनाए गए ये मैं आपको बेसिक में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ एंड थोड़ा सा अभी भी बता देता हूँ। बेसिकली आर्टिकल में जो चीज़ें लिखी होती हैं और उनके बारे में अगर आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसको हम लोग शेड्यूल में डाल देते हैं। बाकी कौन से शेड्यूल में क्या आता है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये पार्ट्स, सोर्सेस और शेड्यूल आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इन तीनों में से आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझ आ जाएगा और इन्हीं में से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और बाकी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे जो भी कंटेंट पड़ा है, जो आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी वो सारी वीडियोस देख लीजिए आप। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो शेड्यूल की बात करें तो बेसिक कितने थे? बेसिक आपके 8 थे। लेकिन आज अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो अभी हमारे पास 12 शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स है, उसके नीचे लिखा जाता है इसको। तो इसको एक तरह से स्टोर रूम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको, जैसे स्टोर में क्या रखते हैं, हर चीज का एक्सप्लेनेशन, पूरी जो भी स्टोर का सामान होता है सारा हम स्टोर में रखते हैं। तो इसलिए पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको शेड्यूल में मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट शेड्यूल में क्या क्या रखा गया है। इसमें बात की जाती है स्टेट्स और यूटी की। किसकी? स्टेट्स और यूटी की। जो भी स्टेट्स का बाउंड्री, उसके नाम, जो भी यूटी के रिलेटेड कुछ भी होगा तो वो सारा की सारा हम कहाँ पढ़ेंगे? वो हम पढ़ेंगे शेड्यूल फर्स्ट में। वो हम पढ़ेंगे शेड्यूल फर्स्ट में। अगर मैं बात करूँ स्टेट और जो स्टेट ड्यूटी के बारे में जो बात करता है वो कौन है, वो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है और उसका पार्ट कौन सा है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अभी हम प्रेजेंट की बात करें तो 828 सीट और स्टेट्स हैं और 9 क्या है? यूटी है। जैसे आपको पता है कि आपकी जो जे एंड के है वो अभी स्टेट ना होके अभी यूटी बन गई है, ठीक है। उसमें हमने दो यूटी बनाई, एक हमने बनाई ये अपना लद्दाख और एक बनाई जम्मू कश्मीर। उसके बाद कुछ यूटी को मर्ज भी किया गया, ठीक है। उसका अपडेट जो भी होगा वो आपको करंट पे पता चल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जब 1956 में बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन को हमने देखा तो उस टाइम पे कितने हमारे स्टेट थे? जब हमने बनाया 1956 में ही हम लोगों ने स्टेट और यूटी को डिफाइन किया था, इतने हमारे टोटल स्टेट्स होंगे। क्योंकि पहले क्या था, हम जब इंडिपेंडेंट हुए थे बहुत सारी स्टेट्स ऐसी थी जिसको अभी इंडिया के साथ नहीं जोड़ा गया था, सबको अलग अलग ऑफर दिए जा रहे थे, ठीक है। अब देखिए तो टोटल स्टेट्स हैं कितनी? 14 स्टेट्स हैं एंड यूटी की बात करें तो 6 थी। मतलब ओरिजिनली पूछे कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके अकॉर्डिंग ओरिजिनली जब स्टेट और यूटी की बात हुई तो तब कितनी स्टेट थी? तो आंसर होगा सर 14 स्टेट थी। उसके बाद यूटी कितनी है? 6 यूटी थी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सो आपको पता होना चाहिए। तो पहला कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पता है आपको। हाँ, हम सेकंड शेड्यूल की बात करते हैं। इसमें बात होती है किस किस की? सैलरी की, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, अलाउंसेस कितने मिलेंगे एंड देन पेंशन कितनी मिलेगी। इट मींस कि जो दूसरा शेड्यूल है वो आपकी बात करता है किसकी? सैलरी, अलाउंसेस और पेंशन की बात करता है, ठीक है। जैसे सैलरी किस किस की लिखी हुई है? प्रेसिडेंट की और गवर्नर ऑफ द स्टेट की सैलरी क्या होनी चाहिए? प्रेसिडेंट की लगभग 5 लाख के करीब है अभी प्रेजेंट में बात करें तो, ये पूछा नहीं जाता एग्जाम में वैसे। उसके बाद चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। उसके बाद स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड राज्य लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट में होती है। ये है आपका राज्यसभा और आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल, और ये है आपका राज्यसभा। ये है आपका लोकसभा और ये है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। ये स्टेट में होती है काउंसिल और असेंबली। उसके बाद जितने भी आपके सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और हाई कोर्ट के जज हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हमने ये कहाँ से बोरो किया था कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को रिमूव कर सकते हैं, ये सोर्स हमें कहाँ से मिला था। उसके बाद कैग, जिसको बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड शेड्यूल में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सेकंड में हमें पढ़ना है सैलरी, अलाउंसेस, पेंशंस। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सैलरी की बात कौन से शेड्यूल में की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये है सेकंड में। फर्स्ट में आ गया आपका क्या? फर्स्ट में आपका स्टेट्स और यूटीज आ गया, और ओरिजिनल हमारी 14 स्टेट थी एंड देन 6 क्या थी? यूटीसी।
एंड अगर मैं सेकंड शेड्यूल की बात करूँ, तो सेकंड शेड्यूल टॉक अबाउट सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन। सो किस किस की पेंशन की बात की है, सैलरी वगैरह की, ये सब कुछ इसमें मेंशन है। ये नहीं पूछा जाता, सिंपली आपको ये पता होना चाहिए कि सैलरी के रिलेटेड बात किस शेड्यूल में की जाती है, दैट विल बी द सेकंड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट शेड्यूल नंबर थर्ड। ओके, तो अगर हम शेड्यूल नंबर थर्ड की बात करें तो इसमें बात की जाती है ओथ की, मतलब कसम की, कसम परेड होती है ना। तो इसमें किस किस मेंबर की कसम परेड होगी वो कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो क्वेश्चन आता है एग्जाम। ओके, तो थर्ड शेड्यूल किसकी बात करता है, ये आपकी बात करता है ओथ की, कसम परेड की, कि कौन किसको शपथ दिलवाएगा। इसमें आ जाएगा आपका कौन कौन, एक तो आएगा ऑल मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, all members of Lok Sabha and Rajya Sabha, all judges of Supreme Court, CAG, all ministers of state government, all members of legislative assembly and legislative council, जिसमें MLA और MLC आते हैं, all judges of high court। ये तो आपको पता है कि जिसकी भी कसम होगी, कोई भी अगर कोई मिनिस्टर बनता है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है, उन सबको पहले क्या किया जाता है, शपथ दिलवाई जाती है कि आप जो भी है कि गलत काम नहीं करोगे। ये आपको ही पता है, जैसे फौज में आप जाते हो तो बेसिक ट्रेनिंग जब होती है उसके बाद आपको कसम परेड करवाई जाती है, तो हर सब में अपनी कसम परेड करवाई जाती है ताकि हम लोग ये गलत काम नहीं करेंगे। खैर मानता कोई कोई है। उसके बाद ये चीज याद रखना कि जो प्रेसिडेंट की है वो आपकी शेड्यूल नंबर थर्ड में बात नहीं की गई। क्वेश्चन पूछेगा, बताइए प्रेसिडेंट का जो ओथ होता है वो कौन से शेड्यूल में है, तो आंसर होगा कोई भी शेड्यूल में नहीं लिखा, क्योंकि इसके लिए स्पेशल हमने आर्टिकल में एक्सप्लेन कर दिया। जो चीज आर्टिकल में एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसको हम लोग शेड्यूल में लिखते हैं। तो इसकी ये प्रेसिडेंट की जो सैलरी है, ओ सॉरी ओथ है, वो आर्टिकल 60 के तहत इसकी कौन करवाता है शपथ, प्रेसिडेंट की। तो इसकी प्रेसिडेंट की शपथ होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट की 69 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि इसकी शपथ कौन करवाता है, प्रेसिडेंट करवाता है। उसके बाद गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, इनकी शपथ कौन दिलवाता है, प्रेसिडेंट दिलवाता है, आर्टिकल 159। तो ये तीनों की जो आपकी ओथ होती है, ये कौन करवाता है, आपस में कौन किसको करवाता है, वो अलग चीज है, अलग टॉपिक है, जब पढ़ोगे पता चल जाएगा। लेकिन आर्टिकल 60 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट, आर्टिकल 69 के अकॉर्डिंग वाइस प्रेसिडेंट एंड आर्टिकल 159 गवर्नर ऑफ द स्टेट है। लेकिन ये शेड्यूल नंबर सेकंड में नहीं आता, ये आपको याद रखना है, राइट, ये आपको याद रखना है। एंड आई होप कि आपको थर्ड शेड्यूल क्लियर होगा। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, पहले एक शेड्यूल में हम लोग स्टेट एंड यूटी की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला कि टोटल 14 स्टेट थी एंड 6 यूनियन टेरिटरी थी जब हमने इस चीज का बनाया था, ये डाटा बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में। उसके बाद अगर हम सेकंड शेड्यूल की बात करें, इसमें बात की जाती है सैलरी कि सैलरी कितनी कितनी होगी, तो इसमें सारे मिनिस्टर्स वगैरह सब आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी थर्ड शेड्यूल की, इसमें मैंने बात की ओथ की। इसमें किसके बारे में बात की है कि कौन किसको शपथ दिलवाएगा, सब कुछ लिखा हुआ है आपके शेड्यूल नंबर थर्ड के अंदर। बट एक्सेप्शंस आपको याद रखनी है। अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द प्रेसिडेंट, देन आर्टिकल 60 के तहत प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट नहीं होगा तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट करवाएगा। तो वाइस प्रेसिडेंट की भी इसमें नहीं आती, वो भी आर्टिकल 69 अलग से आर्टिकल में इसको लिखा हुआ है। और गवर्नर ऑफ द स्टेट की बात करें, वो भी 159 आर्टिकल में लिखा हुआ है। ये तीनों इसमें नहीं आती, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं शेड्यूल नंबर फोर्थ की तरफ। शेड्यूल नंबर फोर्थ क्या बोलता है, शेड्यूल नंबर फोर्थ, तो हम शेड्यूल नंबर फोर्थ की बात करते हैं। इसमें हम किसकी बात करेंगे, एलोकेशंस ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में सीट्स का बंटवारा करना, कैसे कैसे कितनी सीट्स होंगी, ये सारा हम लोग शेड्यूल नंबर फोर्थ में पढ़ते हैं। तो छोटी सी बात है, आपको याद रखनी है, ठीक है। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो पार्ट नंबर 5 में क्या बोला जाता है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात की जाती है, ठीक है। जैसे मतलब मान लीजिए एक पूरी स्टेट है, तो पूरी स्टेट तो शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब में नहीं आएगी। इनके लिए जो भी रिजर्वेशन वगैरह होगा वो किसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा, वो एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। हो सकता है एक छोटी सी स्टेट का एक छोटा सा पार्ट ऐसा हो जहाँ पे शेड्यूल एरिया जिसको डिसाइड किया जाता है, शेड्यूल ट्राइब वहाँ पे रहते हैं। तो ये डिसाइड कौन करता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए नोट में लिखा भी है, नोट देखिए आर्टिकल 244 का जो फर्स्ट क्लॉज है वो क्या कहता है, जो शेड्यूल एरिया इसकी घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। इसकी घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, उस राज्य के राज्यपाल के
सिफारिश पर मीन्स कि उस जो स्टेट का गवर्नर होगा, मतलब कि आपको याद रखना है जो शेड्यूल एरिया में कितना एरिया आएगा, कौन कौन सा एरिया आएगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट विल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और किसके सिफारिश पे, जो आपका स्टेट का गवर्नर होगा, मतलब उस स्टेट का गवर्नर की सिफारिश है तो वो आपका राष्ट्रपति ही करेगा। पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो ये है आपका शेड्यूल 5। तीन पहले हमने याद कर लिए, स्टेट ड्यूटीज, देन उसके बाद सैलरी, एंड थर्ड वन इज ओथ। फिर हमने दो याद किए, फोर्थ में होता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, एंड फिफ्थ में होता है जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब का जो कंट्रोल होगा उसके रिलेटेड बात की गई है। और इसको डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चलिए पार्ट नंबर 6 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 6 में क्या था आपका, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ असम, मेघालय एंड त्रिपुरा। ये आपका जो ट्राइबल एरिया है ये अलग से, तीनों स्टेट का अलग से शेड्यूल नंबर 6 में लिखा हुआ है। इसके ऊपर जो है वो 10 स्टेट का है आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका भी कौन करेगा डिसीजन, इसका भी जो कौन सा ट्राइबल एरिया होगा तो उसका जो डिसीजन करेगा वो भी प्रेसिडेंट ही करेगा। ठीक है, तो पार्ट 5 और 6 में बेसिकली शेड्यूल एरिया और ट्राइबल की बात की गई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। आगे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल नंबर 7। 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बेसिकली फेडरल सिस्टम की बात होती है। फेडरल सिस्टम मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर हो, मतलब पावर को बांटना हो। अब आप मुझे इसका भी कमेंट करके बताना कि फेडरल सिस्टम हमने कहाँ से लिया था, कि पावर पावर आपकी डिवीजन होनी चाहिए, तो ये कहाँ से लिया था हमने, ये बोरो कहाँ से किया था कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को, तो ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। इसमें बेसिकली लिस्ट है, लिस्ट बनाई गई है कि किन किन सब्जेक्ट के ऊपर स्टेट कानून बनाएगा, किन किन सब्जेक्ट के ऊपर सेंटर बनाएगा, और किन किन सब्जेक्ट के ऊपर स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले यूनियन लिस्ट, यूनियन मतलब जिस पे ऊपर सेंटर कानून बना सकता है। इसमें लगभग 100 सब्जेक्ट की बात की गई है, मतलब 100 ऐसे टॉपिक हैं जिनके ऊपर सिर्फ आपकी सेंटर गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, लॉ बना सकती है। अगर हम बात करें स्टेट लिस्ट की, तो स्टेट लिस्ट में लगभग 61 59 ये इतने सब्जेक्ट हो चुके हैं। ये कम ज़्यादा होते रहते हैं, कभी ऐड करते हैं कभी कम करते हैं। तो इसमें 100 लगभग, इसमें 61 सब्जेक्ट के ऊपर बात की गई है। यहाँ पे स्टेट आपका कानून बना सकता है, लॉ बना सकता है। उसके बाद आता है कॉन्करेंट लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया था, ये कहाँ से लिया था हमने, ये हमने लिया था ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो ये 42nd अमेंडमेंट जब हुई थी, पहले ये 47 सब्जेक्ट थे, उसके बाद 52 सब्जेक्ट हो गए, 5 एक्स्ट्रा ऐड कर दिए गए। ठीक है, 5 एक्स्ट्रा ऐड कर दिए गए। तो इसके मैं थोड़े से आपको नाम बता देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि इनके रिलेटेड कानून। वैसे भी आपको पता है जूनियर सेंटर, जैसे रेलवे के ऊपर स्टेट कोई भी कानून नहीं बना सकती, सेंटर बनाएगा। फाइनेंस के ऊपर सेंटर बनाएगा, सेंटर का जो फाइनेंस है। ठीक है, जो भी सेंटर की मतलब समझ लो जो सेंटर का कंट्रोल चीजें उसमें सब पे लॉ कौन बनाएगा, यूनियन बनाएगा। इस लिस्ट में 100 सब्जेक्ट है लगभग, और स्टेट का और कॉन्करेंट का, जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं। इसका मतलब कि 7th शेड्यूल में हमने क्या बात की, बेसिकली डिवीजन ऑफ पावर की बात करी, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, ये इसमें बोल सकते हैं हम लोग। तो मैं आपको इसका बता भी देता हूँ। ठीक है, इसका मैं एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताता हूँ कि स्टेट इसमें कौन कौन आएगा, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। जैसे ये देखिए यहाँ पे यूनियन लिस्ट की बात करें, लगभग 100 सब्जेक्ट की बात होती है। इसमें देखिए रेलवे के ऊपर लॉ कौन बना सकता है, हु इज द अथॉरिटी, तो आंसर होगा यूनियन, ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। फॉरेन पॉलिसी कोई भी बनेगी तो यूनियन लिस्ट कानून बनाएगी। डिफेंस की बात होगी, यहाँ पे रा आ जाता है, आईपी सीबीआई वगैरह। ठीक है, तो इसकी भी बात कौन करेगा, सिर्फ यूनियन लिस्ट की बात होगी। अटोमिक एनर्जी के ऊपर लॉ कौन बना सकता है, यूनियन। करेंसी को चेंज करना, देखो ये मेन हॉट टॉपिक है। अब पता है कि करेंसी स्टेट अपनी करेंसी थोड़ी छाप देगा। शेयर मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट, ये सारा सेंटर, जो चीजें समझ लो कि ऑल इंडिया में वैलिड है वो सेंटर कानून बनाता है। जैसे आगे बढ़ते हैं, देखिए जो बैंकिंग सिस्टम, जैसे आरबीआई हो गया। सिटीजनशिप, किसको सिटीजनशिप देनी है किसको नहीं देनी है, ये एक स्टेट उसको डिसाइड नहीं करेगा। ये कौन डिसाइड करता है, ये इंडिया डिसाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। वॉर एंड पीस, ठीक है, जंग होगी नहीं होगी ये भी सेंटर का डिसीजन है। उसके बाद जो फॉरेन से लोन लेना है कौन डिसाइड करेगा, सेंटर करेगा। पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक, माइनिंग, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, ये कुछ मैंने एग्जांपल बताया ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन कौन सी सेंट्रल लिस्ट में कौन कौन आता है। जैसे मैं थोड़ी सी बात करता हूँ स्टेट लिस्ट की, देखिए
इसमें लगभग 61 सब्जेक्ट हैं लगभग, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी, जैसे पुलिस। तो पुलिस जो स्टेट की पुलिस है कौन कंट्रोल करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। लेकिन दिल्ली का थोड़ा सा सिस्टम अलग है, क्योंकि दिल्ली का क्या है, ये सेंटर आधे ये मिली जुली काम होते हैं, कुछ आपकी दिल्ली गवर्नमेंट करती है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बेसिकली जो दिल्ली पुलिस है वो सेंटर के कंट्रोल में है, लेकिन अदरवाइज पुलिस किस में आती है, कानून बना, उस पर लॉ कौन बना सकता है, स्टेट बना सकती है। उसके बाद पुलिस पुलिस ऑर्डर, उसके बाद छोड़िए इसको। लैंड एंड लैंड रेवेन्यू, लैंड या लैंड रेवेन्यू के ऊपर जो भी कोई लॉ बनाना होगा ये भी स्टेट बना सकती है। जैसे एग्रीकल्चर के ऊपर कितना टैक्स लेना है, ये भी स्टेट बना सकती है इसके ऊपर लॉ। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन के ऊपर स्टेट बना सकती है। लोकल गवर्नमेंट जो होती है जैसे पंचायत वगैरह है, ठीक है। जैसे पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, तो जो भी पब्लिक हेल्थ के लिए काम करना, हॉस्पिटल बनाना, ये भी इसके ऊपर भी आपका स्टेट का बना सकता है। जैसे बैटिंग एंड गैम्बलिंग, जैसे आप सट्टाबाजी करते हो तो इसके ऊपर कोई भी कानून बना सकती है, कौन, आपकी स्टेट बना सकती है। जैसे फिशरी हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया मैंने स्टेट में कौन कौन आ सकता है। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछ ले जाता है, बाकी आपको पता होना चाहिए कि आपका आपका कौन कौन सा लिस्ट में किस में बात होती है आपके शेड्यूल नंबर 7 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। मैं थोड़ा सा एक बार रिवीजन करता हूँ, क्योंकि ये पीडीएफ लगा के इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है। आपके पास टाइम कम है, कंटेंट ज़्यादा है, इसको लिखना होता है 2 क्लासेस लग जाती है, इसलिए मैं आपको पीडीएफ साथ साथ देके इसको रिवाइज ज़्यादा कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। मैं दोबारा से रिवीजन कर रहा हूँ। पहले में हम लोग यूटी एंड सैलरी की बात करते हैं, सॉरी यूटी एंड स्टेट की। सेकंड में हम सैलरी देते हैं। थर्ड में हम लोग उसकी शपथ दिलवाते हैं। फोर्थ में हम क्या करते हैं, फोर्थ में आपका एलोकेशन सीट राज्यसभा होता है। फिफ्थ में और सिक्स में, इसमें आपका क्या होता है, शेड्यूल्ड एरिया शेड्यूल्ड ट्राइब की बात होती है, इसमें आपका शेड्यूल्ड ट्राइब की बात है, इसमें 3 मैंने स्टेट बोल दिए। उसके बाद सेवंथ में क्या होता है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे लिस्ट अलग अलग बनाती जाती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए कॉन्करेंट लिस्ट का टॉपिक देख लेते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट का। तो कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट हैं लगभग। इसमें देखिए सबसे पहले एजुकेशन के ऊपर कानून स्टेट सेंटर दोनों बना सकते हैं। फॉरेस्ट के ऊपर जो स्टेट और सेंटर दोनों का होता है। जैसे आपका पॉपुलेशन कंट्रोल या फॉर्मिंग फैमिली प्लानिंग, तो इन दोनों के ऊपर भी कानून कॉन्करेंट लिस्ट में टॉपिक रखा गया है ये। ठीक है, जैसे वेट एंड मेजर मतलब किसका कितना वेट होगा, कैसे बनाना, ये भी हम लोग स्टेट और कानून दोनों इसके ऊपर लॉ बना सकते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोड। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया आईपीसी, जो आपके आईपीसी होते हैं, इंडियन पेनल कोड, उसके ऊपर बनाना कानून। सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। उसके बाद न्यूज़पेपर्स, बुक्स एंड मैगजीन। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। उसके बाद मैरिज एंड डाइवोर्स के ऊपर। फिर आपका सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। तो ये कुछ टॉपिक है जो मैंने आपको बताया कॉन्क्रीट लिस्ट में आते हैं। तो ये नाम इसलिए पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि इसमें से ये टॉपिक कौन सा है जो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो ये इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको। ठीक है, तो ये था बेसिकली 7 शेड्यूल, जिसमें हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ पावर की, स्टेट और सेंटर के बीच में कैसे पावरें बांटी गई हैं, कौन किसके ऊपर लॉ बना सकता है। और यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं 8 शेड्यूल की तरफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए शेड्यूल नंबर 8 की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बात होती है लैंग्वेज की। इसमें बात होती है लैंग्वेज की, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी लैंग्वेज को मतलब कॉन्स्टिट्यूशन राइट मिला हुआ है। तो ओरिजिनल कितने थे आपके, ओरिजिनल थे 14। ठीक है, 8th शेड्यूल में लैंग्वेज की बात करेंगे। लैंग्वेज में आपका लैंग्वेज में क्या आएगा, 14 तो ओरिजिनल थी, उसके बाद अब कितनी है, 22 लैंग्वेज हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशन राइट मिला हुआ है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड है। लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1967 में, इसमें आपकी सिंधी लैंग्वेज जोड़ दी गई, दैट इज कॉल्ड 15th। पहले 14 थी, 15 होगी। उसके बाद 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1997 में, जिसमें 3 लैंग्वेज जोड़ी गई, 16, 17 और 18 नंबर हो गए। कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुरी और आपकी, और ये क्या लिखा हुआ है, एक मिनट देख लेता हूँ। तो ये आता है आपका कोंकणी, ये कोंकणी एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये होगी 18। एंड देन उसके बाद 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 2003 में, जिसमें 4 लैंग्वेज और जुड़ी गई बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। जैसे बोर्ड मास मैथ वाला नहीं है, शॉर्टकट है, बी फॉर, देखिए यहाँ पे बी फॉर आ गया आपका बोडो, बोडो, कौन सी, बोडो, आई थिंक बोडो है। ठीक है, बोडो, बोडो लैंग्वेज है। उसके बाद डी फॉर डोगरी भी ऐड की गई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा क्या डोगरी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है कि नहीं है, तो बिल्कुल आंसर होगा यस। ठीक है, देन उसके बाद एम से आ गया आपका मैथिली, और एस से आपका आ गया
ऐसे आ गया आपका संथाली। संथाली लैंग्वेज तो होगी टोटल कितनी 22। बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, राजस्थानी, भोजपुरी और अंग्रेजी स्टिल नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया क्या इंग्लिश हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो आंसर विल बी नो। क्यों? क्योंकि अभी तक इनको कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा नहीं मिला है, सो डैट हम बोल सकते हैं राजस्थानी, भोजपुरी और अंग्रेजी अभी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। और डोगरी बिल्कुल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जीके एसएसबी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके तो लैंग्वेज की हमने बात करी शेड्यूल 8 के अंदर। शेड्यूल 8 में लैंग्वेज की बात होती है, स्टार्टिंग में 14 थी, अब होगी 22 एंड उसके बाद हमने धीरे धीरे करके ऐड करी और डोगरी ऐड कर दी गई है। एंड देन अंग्रेजी को अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं मिला है। सो नेक्स्ट मूव टू द शेड्यूल नंबर 9th। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। इसके बाद खत्म हो गया, आपको छोटे छोटे टॉपिक है मैं इसको करवा देता हूँ जल्दी जल्दी। अगर हम 9th की बात करें तो 9th में आता है आपका जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1951 में, इसमें लैंड रिफॉर्म की बात की गई। लैंड रिफॉर्म क्यों की गई, ये जब आप में से फंडामेंटल राइट पढ़ोगे ना, मैं आपको केस के अकॉर्डिंग समझाऊंगा, आपको पूरी समझ आएगी कि ये कानून क्यों बनाया गया, नेहरू गवर्नमेंट क्यों लेके आई थी। क्योंकि यहाँ पे जो लैंड के ऊपर बहुत सारी दिक्कत होना स्टार्ट हो गई थी, बड़े बड़े जिम्मेदार थे, इनके पास जमीनें बहुत थी, तो गवर्नमेंट उनसे ज़मीनें लेना चाहती थी और आगे गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती थी। लेकिन उन लोगों ने केस कर दिया कि राइट टू प्रॉपर्टी तो हमारा फंडामेंटल राइट है। फिर वो कैसे कैसे चेंज हुआ, कैसे कैसे केस आए, तो उसके ऊपर हम स्टडी करेंगे फंडामेंटल राइट में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फंडामेंटल राइट ही होने वाला है, क्योंकि इसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन का लगभग खत्म होने वाला है। फिर हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब आपका 12 से लेके लगभग 51 आर्टिकल तक आपको याद हो जाएंगे और समझ आ जाएगी पूरी पूरी। इंपॉर्टेंट भी यही है। बाकी फिर इसके बाद हम पहले से लेके 12 तक पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी में क्या आता है आपका, गवर्नेंस आती है सारी, कि कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन फॉर्म ऑफ जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसी को आगे पॉलिटी बोलते हो, गवर्नेंस बोलते हो। ठीक है, चलिए इसमें हमने कितने कानून रखे, लगभग 284 रूल्स है इसमें। जो 9th शेड्यूल है, एक चीज याद रखना, 9th शेड्यूल में जो भी चीज डाल दी जाएगी इसके ऊपर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाता, जिसको भी 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता है। लेकिन इसके ऊपर भी बाद में विवाद हुआ। ऐसे तो गवर्नमेंट किसी भी चीज को 9th शेड्यूल में रख देगी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके ऊपर तो कोर्ट कुछ बोल नहीं सकता। तो इसके लिए भी एक रूल बना कि हम क्या करेंगे, इसमें 1973 के बाद बना कानून, और जो फंडामेंटल राइट के बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता हो उसके अकॉर्डिंग कोर्ट अपना जुडिशरी रिव्यू यूज कर सकती है। मतलब वो चेक कर सकती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है। तो ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, 9th शेड्यूल में बात होती है बेसिकली लैंड रिफॉर्म की सारी। ठीक है, किसकी, लैंड रिफॉर्म के बारे में। चलिए इसके बाद आता है आपका शेड्यूल नंबर 10th। तो 10th शेड्यूल किसकी बात करता है, एंटी डिफेक्शन लॉ की। किसकी बात करता है, एंटी डिफेक्शन लॉ। जो 52nd अमेंडमेंट हुई 1985 में, तब आपकी राजीव गांधी गवर्नमेंट थी, जैसे राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस टाइम। तो इसमें क्या होता है, दल बदल कानून। मतलब कि आप एक पार्टी में खड़े हो, जीत के आप अगर अपना दल बदल लेते हो, देन आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। ये क्या होता है मैं बताता हूँ थोड़ा सा आपको। देखो इसमें मोटा मोटा आइडिया बताता हूँ, जब आप पढ़ोगे तो आगे तो समझ आ जाएगा, लेकिन फिलहाल बता रहा हूँ। जैसे इसमें 4-5 कंडीशन होती है कहाँ कहाँ लगता है। ऐसे तो हर एक बंदा पार्टी चेंज कर रहा है ना। सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपके राजनाथ सिंह आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं, अगर वो अपनी पार्टी को छोड़ देते हैं तो कैबिनेट पोस्ट भी है उसके पास। तो अगर वो अपनी पार्टी को छोड़ देते हैं तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मानिए आपको नहीं समझ आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्टी की गाइडलाइन होती है, हर एक पार्टी की अपनी अपनी गाइडलाइन होती है। अगर आप इसका फॉलो उसको नहीं करोगे, जैसे आपने अभी भी देखा कि जैसे आपका फॉर्मर लॉ बना था, उसके ऊपर बीजेपी के बहुत से नेता थे जो कुछ बोलना चाहते थे, इनको चाहते थे कि ये कानून वापस हो जाए, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं बोल पा रहे थे, जैसे आपने देखा पंजाब में कौन था, सन्नी देओल था। तो वो भी नहीं बोल पा रहा था, वो पंजाबी था, लेकिन क्यों नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि पार्टी की गाइडलाइन होती है। अगर आप सांसद में खड़े होकर उनके अगेंस्ट बोलोगे तो उस पर भी आपके ऊपर पार्टी एंटी डिफेक्शन लॉ लगा सकती है। पार्टी के अगेंस्ट आप नहीं बोल सकते, इसलिए सारे कुछ भी अपने विचार नहीं बोल पाते हैं। एक तो यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, दूसरा अगर कोई कैंडिडेट इंडिपेंडेंट जीत के आता है, इंडिपेंडेंट जीत के आता है, तो उसके पास 6 मंथ का टाइम होता है, वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। अगर वो 6 मंथ के बाद कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा।
ठीक है, उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा, जो दल बदल नहीं कर सकते, जो कानून बना हुआ है। मैंने क्या बोला, 6 मंथ के बाद। सेम जो नॉमिनेटेड मेंबर होता है लोकसभा या राज्यसभा का, ये भी कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर। ये भी क्या होगा, अगर 6 मंथ के बाद करता है तब भी एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर कोई पार्टी, मान लीजिए किसी के कुछ सीट्स है, अगर वो 2/3 मेंबर से कम लोग अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। लेकिन अगर एक पार्टी का 2/3 पार्ट, मतलब लगभग 66.66%, अगर इतने लोग छोड़ के चले जाते हैं एक साथ, तो एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगा, इसका मतलब उनकी पूरी पार्टी जा रही है। अगर इससे कम हुआ तो एंटी डिफेक्शन लॉ उस पर लग जाएगा। तो ये होता है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ। चलिए, हमने 8 तक पढ़ लिया था, लैंग्वेज तक पढ़ लिया था। 9th में हमने क्या पढ़ा, 9th में हमने पढ़ा जो लैंड रिफॉर्म जितने भी कानून है वो सारे हम 9th शेड्यूल में रखते हैं। और 9th शेड्यूल में जो चीजें रखी जाती है उसमें कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, बस 2 ही कंडीशनें हैं कब कब किया जाता है, वो हम पढ़ेंगे आगे फंडामेंटल राइट में। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा 10th शेड्यूल में बात होती है एंटी डिफेक्शन लॉ की। एंटी डिफेक्शन लॉ की तो किस किस पे लग सकता है, को पार्टी चेंज करेगा तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 6 मंथ के बाद कोई पार्टी ज्वाइन करेगा तो, नॉमिनेटेड कैंडिडेट 6 मंथ के बाद कोई ज्वाइन करेगा तो, कोई 2/3 से कम मेंबर अगर पार्टी चेंज करते हैं तो भी एंटी डिफेक्शन लॉ काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए 11th शेड्यूल, तो ये तो आपको वैसे ही पता है, मैं आपको पार्ट्स में पढ़ा चुका हूँ। तो 11th शेड्यूल में आता है आपका कौन, आपकी पंचायत, लोकल गवर्नमेंट पंचायत। ये 73rd अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें 29 सब्जेक्ट है, मतलब 29 सब्जेक्ट के ऊपर बात की है। इसमें आर्टिकल आते हैं 243 जी तक, मतलब 243 से लेके 243 जी तक इसमें आर्टिकल्स आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। पंचायती राज की बात की गई 11th शेड्यूल के अंदर। ठीक, अगर हम शेड्यूल नंबर 12 की बात करें तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 17th अमेंडमेंट 1992 में। इसमें हमने एक नया शेड्यूल में ऐड किया गया म्यूनसिपैलिटी के बारे में, लिखा कि म्यूनसिपैलिटीज़ होनी चाहिए। इसमें लगभग 18 सब्जेक्ट हैं और आर्टिकल, ये आर्टिकल मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। ये आपका 243 पी से लेके 243 जेड जी तक है। ठीक है, कितने, 243 जेड जी तक है, और इसमें आपके लगभग कितने 18 आर्टिकल आ जाते हैं। और जो आपका पीछे था, ये इसको भी करेक्शन कर लेना, ये गलत लिखा हुआ है, 243 से लेके 243 ओ तक आते हैं इसमें आर्टिकल। ठीक है, 243 ओ तक, जिसमें 29 सब्जेक्ट हैं और 16 आर्टिकल हैं। 29 सब्जेक्ट हैं और 16 आर्टिकल हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी तक हमने जितना पढ़ा इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देन उसके बाद क्लास को हम लोग ख़त्म करते हैं। चलिए एक बार मैं स्टार्टिंग से रिवाइज करता हूँ सारा, आप साथ साथ रिवाइज करिएगा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले में हमने पढ़ा सर स्टेट और यूटी की बात होगी, स्टेट और यूटी की बात होगी। सेकंड में सर हमने पढ़ा सैलरी की बात होगी, जिसमें जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह प्रेसिडेंट सबकी सैलरी कितनी कितनी होगी। सर थर्ड में हमने पढ़ा, थर्ड में शेड्यूल में क्या होगा सर, ओथ की बात होगी। एंड सर फोर्थ में क्या होगा सर, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। एंड देन फिफ्थ और सिक्स में बात करें सर शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल एरिया की बात होती है। उसके बाद अगर सेवन्थ की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम लोग पावर का क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, दैट इज कॉल्ड फेडरल सिस्टम, जिसमें यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट है, सब्जेक्ट हैं, जिसमें कौन कौन किसके ऊपर कानून बना सकते हैं, उसमें क्या क्या था हमने ये पढ़ा। सर एट्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम लोग लैंग्वेज की बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं, इसमें आपका डोगरी इंक्लूड हो चुका है, बट स्टिल इंग्लिश को अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन का राइट नहीं मिला। जैसे इंग्लिश हो गया, राजस्थानी हो गया, इसको भी कॉन्स्टिट्यूशन का राइट नहीं मिला है। अगर हम पार्ट नंबर सर 9 की बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद ऐड हुआ, जिसमें हम लोगों ने लैंड रिफॉर्म लॉ बनाए, लैंड के रिलेटेड। अगर हम बात 10th शेड्यूल की बात करें सर, इसमें हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम 11th की बात करें सर, इसमें पंचायत के बारे में पढ़ते हैं। और अगर हम 12th की बात करें तो इसमें हम लोग म्यूनसिपैलिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये थे आपके 12 की 12 शेड्यूल, जिसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया आपको। अब आपको ये आई थिंक कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक फ्रेमवर्क पूरा समझ आ गया, क्योंकि आपने प्रियम्बल पढ़ लिया, उसके बाद
पता चल गया कि आइडिया क्या होता है, उसका रिफ्लेक्शन क्या है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम क्या क्या ध्यान रखना है। फिर मैंने आपको पार्ट्स बता दिया, फिर मैंने आपको सोर्सेस बता दिए कॉन्स्टिट्यूशन के, फिर मैंने आपको शेड्यूल बता दिए, एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे। इसको ख़त्म करने के बाद फिर हम आएंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर और स्टेट और यूटी के ऊपर, सिटीजनशिप के ऊपर। तो ये चीज़ें हम धीरे धीरे हम सब कुछ ख़त्म करेंगे और 20-25 दिन में आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला हो जाएगा, क्योंकि अभी क्लास भी मैं जिस तरीके से बना रहा हूँ इस तरीके से क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज इस क्लास को बनाने में मुझे 2 क्लासेस लगती है और आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करवाता है, लेकिन अभी हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो हमारे लिए सफिशेंट होगी, ठीक है। बाकी अगर एक एक लाइन लिख के पढ़ानी हो उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है और चीज़ों को डीपली एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन मैं अभी भी कोशिश करता हूँ कि मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ और आपको समझा पाऊँ। अगर आप मेरी पॉलिटी क्लास पहले दिन से देख रहे हैं अभी तक, तो आपको धीरे धीरे स्ट्रक्चर सब कुछ समझ आना शुरू हो चुका होगा, ठीक है। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का भी बेसिक करवाया था, आर्टिकल क्या होते हैं, शेड्यूल्स क्या होते हैं, पार्ट्स क्या होते हैं, क्लॉज क्या होते हैं, सब क्लॉज क्या होते हैं, ठीक है। बाकी क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, मेरी हमेशा से यही कंप्लेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिए। हम अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको पता है एक लेक्चर बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से भी हमें थोड़ा सा प्यार चाहिए। लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और JNK में हर एक बच्चे तक हमारा कंटेंट पहुंचना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ की हम पहले ही बोलते हैं और अब भी बोलते हैं कि कंटेंट के मामले में JNK में GKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल से बेस्ट कंटेंट कोई नहीं दे सकता। आप चाहे मैथ उठा लीजिए, साइंस उठा लीजिए। सीधे साधे एग्जांपल बता देता हूँ आपको। जैसे साइंस हमारा जो मैंने पढ़ाया था फाइनेंस के लिए, अभी तक 3 एग्ज़ाम हुए जिसमें साइंस पूछी गई है और सारे एग्ज़ाम में 20 में से 18 प्लस क्वेश्चन आए साइंस में। ये मैं नहीं, ये बच्चे बोल रहे हैं सारे, और मैंने खुद भी एग्ज़ाम देखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो हमने उसमें मैथ पढ़ाया था, क्लास 4th का सबने बोला था मैथ बहुत डिफिकल्ट आया। जो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे थे वो डिटो वही पैटर्न के क्वेश्चन 40 में से 37 क्वेश्चन करके आए थे। तो डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, आप जब तक चीज़ों को एक बार तरीके से पढ़ लीजिए, तरीके से पढ़ लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन नहीं होने का रीज़न ये होता है कि आप लोग पढ़ते तो हो लेकिन एग्ज़ाम अलग अलग फॉर्म भर देते हो, हर 2 मंथ 1 मंथ में फॉर्म दे रहे हो। आज तक आपने डिटेल में पॉलिटिक्स कब पढ़ी, कभी आपने डिटेल में मैथ को पूरा कब पढ़ा, कभी इंग्लिश पूरी कब पढ़ी? जब तक एक बार कंप्लीट पढ़ोगे नहीं तब तक सिलेक्शन मिलेगा नहीं। एक बार तसल्ली से चीज़ों को पढ़िए, मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, फिर कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, देन आपका एग्ज़ाम पास हो जाएगा। सो चीज़ों को एक तरीके से करिए, ईमानदारी से करिए, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस रखिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ये पॉलिटी के जितने लेक्चर हमने पढ़े हैं सबका MCQ आपको BMC क्लासेस विद अजय पे ही मिलेगा, ठीक है। वो हम लोग स्टार्ट कर दिया, अभी मैंने एक लेक्चर डाल भी दिया है एंड नेक्स्ट भी आ जाएगा अभी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। और इसके PDF आपको ऐप में मिल जाएंगे। बाय बाय।